एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सीरीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कशन किया है। हमने वॉरेन हेस्टिंग्स से लॉर्ड विलियम बेंटिक तक की सारी कहानी आपको बताई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि इसके पहले मैंने कौन कौन से वीडियो आप लोगों के लिए कवर किए हैं। ये सारी बातें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। एक्चुअली जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता है, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, जो कि भारत के या फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग। अगर बंगाल के पहले गवर्नर के बारे में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनके बारे में मैंने वीडियो आपको सेपरेटली बनाया हुआ है। सो वॉरेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, रोहिला वॉर होती है, पहली मराठा वॉर एंग्लो मराठा वॉर होती है, जिसके बाद सालबाई की संधि को साइन किया जाता है और सेकेंड मैसूर वॉर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय लड़ी जाती है। वॉरेन हेस्टिंग का जो समय है वो 1773 से 1785 तक आपने देखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, जिनके समय में कॉर्नवालिस कोड आता है, जो कई सारे जुडिशियल रिफॉर्म लेकर आते हैं और परमानेंट सेटलमेंट को लेकर आते हैं। तीसरा जो मैसूर वॉर होता है इनके समय पे होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि को साइन किया जाता है। फिर मैंने आपको लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बताया था। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। और चौथे नंबर का फुल एंड फाइनल जो मैसूर वॉर होता है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय होता है, जिसमें मैसूर के जो सुल्तान होते हैं टीपू सुल्तान, वो मारे जाते हैं। और सेकंड मराठा वॉर भी इनके समय होता है। अच्छा, लॉर्ड मिंटो वन का बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके बारे में आज हमें फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। लॉर्ड मिंटो वन, इनका समय आप देखेंगे 1807 से 1813 के बीच का होता है और इनके समय 1809 में, अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि साइन की जाती है राजा रणजीत सिंह के साथ, ठीक है। ट्रिटी ऑफ अमृतसर राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में साइन की जाती है लॉर्ड मिंटो वन के समय। लॉर्ड विंटो वन के समय संधि साइन होती है, लेकिन इस संधि किसके बीच में साइन होती है वो आज हमें देखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पहला जो आपका एंग्लो नेपाल वॉर है वो लड़ा जाता है और ट्रिटी ऑफ सिगोली या सिगोली की संधि साइन की जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट संधि है। फिर हमने बात की थी लॉर्ड अर्महस्ट के बारे में, जहाँ पे पहला वर्मीज वॉर हम लड़ रहे हैं, एंग्लो वर्मीज वॉर होता है। और फिर हमने बात की थी हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। हमने बात की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही सती प्रथा को खत्म किया जाता है राजा राम मोहन रॉय की मदद से 1829 में, और एक चार्टर एक्ट पास होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर आते हैं वो लॉर्ड डलहौजी आते हैं। तो विलियम बेंटिक से डलहौजी तक की जो कहानी है उसके बीच में 4 गवर्नर और आते हैं, है ना। विलियम बेंटिक से डलहौजी तक की जो कहानी है उसके बीच में 4 गवर्नर आते हैं। उन चारों के बारे में हमें छोटी छोटी बातें, उनके टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो यहाँ पर हमें समझना है। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टेन्योर है आप देख रहे हैं 1828 से 1835 का रहता है और बहुत कम पीरियड के समय, बहुत कम समय के लिए यहाँ पे जो चार्ल्स मेटकॉफ है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आते हैं। तो लॉर्ड, यहाँ पे अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो भारत के गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं 1835 से 36 तक। इनका समय बहुत ही कम पीरियड का होता है, बहुत कम समय का होता है। ये एक्टिंग, बेसिकली कई सारी बुक में मिलेगा कि ये एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने 1835 से 1836 तक काम किया है। 1838 में अगर हम बात करते हैं तो 1838 में ये वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। 1838 में ये वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड जाने के बाद ये जमैका के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं और कनाडा के भी गवर्नर के रूप में ये काम करते हैं। तो याद रखना है कि जो आपके चार्ल्स मेटकॉफ है, चार्ल्स मेटकॉफ ने एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम किया है, गवर्नर ऑफ जमैका एंड गवर्नर ऑफ कनाडा के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इनकी कहानी आज हमें समझनी है। तो आज बेसिकली हम 2 गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे, एक लॉर्ड मेटकॉफ है और एक कौन है आपके ऑकलैंड है। तो ऑकलैंड और मेटकॉफ के बारे में आज का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना।
चलिए, अब वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ। अच्छा, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका जन्म भारत में होता है। इनका जन्म जो है वो भारत में होता है, कलकत्ता में होता है, और कलकत्ता उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता है। तो 1785 30 जनवरी में 1785 में चार्ल्स मेटकॉफ का जन्म भारत में होता है। भारत में क्यों होता है? क्योंकि इनके जो फादर होते हैं वो ब्रिटिश आर्मी में होते हैं और 1767 में ये भारत आए हुए होते हैं, ठीक है ना। और जब ये भारत में होते हैं उस समय ये ब्रिटिश आर्मी या बंगाल आर्मी में होते हैं इनके फादर, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ का जन्म जो है भारत में कलकत्ता में होता है। इनके जन्म के बाद इनकी जो फैमिली होती है वो वापस से ब्रिटेन चली जाती है, वापस से इंग्लैंड चली जाती है, और इंग्लैंड जाने के बाद इनके जो फादर होते हैं ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं और डायरेक्टर भी बनते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो आप देख सकते हैं कि जो ये चार्ल्स मेटकॉफ है, इनका काफ़ी जो इनकी जो फैमिली है, एक तो ब्रिटिश आर्मी में इनके फादर रहे हैं, उसके बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और फिर डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहे हैं। तो इसका प्रभाव इनकी लाइफ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मेटकॉफ का जो इनिशियल एजुकेशन होता है वो तो इंग्लैंड में ये कवर कर लेते हैं, फिर ये वापस कलकत्ता लौट कर आते हैं 1801 के आसपास। तो 1801 के आसपास जो है वो वापस मेटकॉफ भारत आते हैं और यहाँ पे जो लॉर्ड वेलिजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, तो लॉर्ड वेलिजली का जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ पर ये ओरिएंटल लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। साथ ही साथ ये पहले स्टूडेंट होते हैं लॉर्ड वेलिजली के फोर्ट विलियम कॉलेज के, जहाँ पर इन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेजेस की स्टडी की, ठीक है। इन्होंने भारत में पढ़ाई भी की है और भारत में इनका जन्म भी हुआ है। बीच में कुछ समय के लिए भले ही ये इंग्लैंड चले गए हों, लेकिन ये 1801 में वापस इंडिया वापस आ जाते हैं, भारत वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। अब मेटकॉफ के समय इनका अगर हम पॉलिटिकल रोल देखें तो देखिएगा 1807, हमने आपको बताया कि 1807 से 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो जो होते हैं, लॉर्ड मिंटो वन, वो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। उनके समय जो मेटकॉफ होते हैं वो स्पेशल एनबॉय या राजदूत या एम्बेसडर होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो मेटकॉफ जो होते हैं वो लॉर्ड मिंटो के समय एम्बेसडर या राजदूत होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इनको 1808 में सिख एम्पायर में, मतलब राजा रणजीत सिंह के पास भेजा जाता है। और 1809 में जो अमृतसर की संधि होती है, तो आपको याद रखना है 1809 में अमृतसर की संधि को साइन किया जाता है। और ये अमृतसर की संधि जो है बेसिकली राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में साइन होती। तो आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि जब अमृतसर की संधि 1809 में साइन की जाती है, उस समय जो गवर्नर होते हैं वो लॉर्ड मिंटो होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बट ये जो संधि साइन की जाती है वो राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में साइन की जाती है 1809 में, ठीक है। 1809 में ये संधि साइन की जाती है और इसी संधि के बाद जो सतलज रिवर होता है, ये जो सतलज रिवर होती है, सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया जाता है, बाउंड्री बना दिया जाता है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर होता है वो और राजा रणजीत सिंह का जो सिख एम्पायर होता है वो। तो सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर के बीच में सतलज रिवर जो है वो बाउंड्री के बीच का काम करती है। इसका ये मतलब होता है कि अगर राजा रणजीत सिंह अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने एम्पायर को वो नॉर्थ डायरेक्शन में जितना चाहे वो एक्सपांड कर सकते हैं, जितना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन राजा रणजीत सिंह जो है वो सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेगी। तो एक बाउंड्री बन जाती है अमृतसर की संधि के बाद। तो आपको याद रखना है अमृतसर की संधि जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में होती है, जबकि गवर्नर उस समय जो है वो लॉर्ड मिंटो वन होते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो कई सारे पॉलिटिकल रोल में जो है वो मेटकॉफ रहे हैं। मेटकॉफ जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले उस समय एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, प्रस्तावित की गई थी, जिसका नाम था प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। तो प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा के गवर्नर के रूप में भी मेटकॉफ ने 1834 में काम किया है 1835 तक। तो 1834 से 1835 तक मेटकॉफ पोस्टेड थे गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा, और फिर 1835 से आप देखेंगे 1836 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। काफ़ी कम पीरियड के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, पर फिर भी
आज भी इनके काम जो हैं वो भारत में याद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटकॉफ थे, चार्ल्स मेटकॉफ, बहुत ही लिबरल पॉलिसी लेकर आए थे, मतलब एक उदारवादी नेता थे, एक उदारवादी आप कह सकते हैं गवर्नर थे। उदारवादी गवर्नर थे मतलब इन्होंने भारत के लोगों के हित में फैसले लिए और भारत के लोगों के हित में पॉलिसी बनाई, इसलिए आज भी भारत के लोग इन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो आइए इन्होंने जो बेस्ट काम किया है वो हम देखते हैं। तो लॉर्ड मेटकॉफ जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1835 से 36 के बीच में बनते हैं और ये सक्सीड करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की जगह लॉर्ड मेटकॉफ अगले भारत के गवर्नर जनरल होते हैं और इन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया है वो लिबर्टी, या कह सकते हैं जो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको हटाने का काम कुछ हद तक किसने किया है? मेटकॉफ ने किया है। इसलिए सर चार्ल्स मेटकॉफ को हम लिबरेटर ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेस, मतलब भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में हम चार्ल्स मेटकॉफ को जानते हैं। हुआ क्या था, अगर हम बात करते हैं 1823 में, 1823 में जो एडम जॉन्स थे उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रूल बनाए थे और एक सेंसरशिप या एक प्रतिबंध जो है वो प्रेस पे लगाया था, जिसके कारण कई सारे न्यूज़पेपर बंद कर दिए गए। तो उसमें से एक राजा राम मोहन रॉय जी का भी न्यूज़पेपर था, आप लोग ने मिरातुल अखबार के बारे में सुना होगा, जो कि फारसी भाषा में पब्लिश किया जाता था राजा राम मोहन रॉय जी का, उसको भी बंद कर दिया गया था। इतने स्ट्रिक्ट कानून जो है वो भारतीय प्रेस पर लगाए गए थे। तो उन कानूनों को, उन रिस्ट्रिक्टेड नियमों को हटाने का काम जो है वो लॉर्ड मेटकॉफ ने किया था या चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। ये इन्होंने एक एक्ट बनाया था 1835 में और 1835 का जो प्रेस एक्ट था जो कि मेटकॉफ ने साइन किया था, उसके बाद काफ़ी छूट जो है वो भारतीय प्रेस को दे दी गई थी। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और उन्होंने जो कानून बनाए थे, जो आपने मतलब जो मेटकॉफ ने प्रेस एक्ट साइन किया था 1835 में, ये कानून 1856 तक रहे थे। और 1856 के आसपास आप देखेंगे कई सारे न्यूज़पेपर हमारी कंट्री में पब्लिश होना शुरू हो गए थे। फिर इन कानूनों को चेंज करने की ज़रूरत हुई थी और इन कानूनों को फिर चेंज किया गया था। तो याद रखेंगे मेटकॉफ ने जो प्रेस एक्ट बनाया था 1835 में जो साइन किया था, वो 1856 तक कंटिन्यू रहा था इनका कानून। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ये बहुत लिबरल थे, जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत लिबरल थे, बहुत उदारवादी थे। तो 1812 में इन्होंने दिल्ली के रीजन में जो सती प्रथा थी, आपका दास प्रथा थी, इसके अलावा जो इन्फेंटिसाइड मतलब जो भ्रूण हत्या होती थी, उन पे भी प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने कानून लाए थे। अब इन्होंने प्रेस पे भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। भारत में जो इंडियन प्रेस है उसको फ्रीडम या स्वतंत्रता दी है। तो इसके कारण कई सारे पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व हो गए। कई सारी जो अलग अलग ब्रिटेन में बैठे हुए अधिकारी थे वो इन्हें क्रिटिसाइज करने लगे और ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में ये पड़ गए, जिसके कारण फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोजीशन था, जो पद था, वो इन्हें छोड़ना पड़ा। तो इसलिए इनका जो टेन्योर है वो बहुत कम समय का है। 1836 में ये पार्टी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, फंस गए, जिसके कारण इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। और मेटकॉफ के बाद जो ऑकलैंड थे 1836 में, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1836 में कौन बनते हैं? तो लॉर्ड ऑकलैंड बनते हैं। चलिए, लॉर्ड ऑकलैंड तो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। इसके पहले क्या हुआ? तो इन्होंने जो है वो एक प्रेस एक्ट साइन किया 1835 में, जिससे इंडियन प्रेस को आज़ादी मिली। इंडियन प्रेस के जो लोग थे वो बहुत खुश हुए, इस बात को वो सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक बिल्डिंग भी बनाई हुगली रिवर के किनारे, जहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी भी बनाई, जिसे आज हम मेटकॉफ हॉल नाम दिया इन्होंने। तो उसे हम मेटकॉफ हॉल कहते हैं, जहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी है, जहाँ पर इन्होंने वो प्रेस एक्ट को पास किया था और इंडियन प्रेस को फ्रीडम या लिबर्टी प्रोवाइड की थी। तो ये आपको मेटकॉफ हॉल याद रखना है, जो कि आपको हुगली रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ये सारी घटनाएं जो है वो मेटकॉफ के समय की थी। ठीक है, फिर मेटकॉफ जो है इन्हें इस्तीफा देना पड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद से।
और उसके बाद जो ऑकलैंड होते हैं 1836 में, वो अगले इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर 1836 से 1838 तक मेटकॉफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रहते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 1836 से 1838 तक मेटकॉफ ने काम किया है और 1838 में ये वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड वापस जाने के बाद आप देखेंगे कि 1839 में ये जमैका के गवर्नर और उसके बाद कनाडा के गवर्नर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद उन्हें स्किन कैंसर हो जाता है और स्किन कैंसर के कारण 1846 में 1846 में ऑकलैंड मेटकॉफ होता है, इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब मेटकॉफ के बारे में एक और बात बताती हूँ कि मेटकॉफ वॉज द ओनली इंग्लिश मैन हु सर्व इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग एज ही डिड। तो सबसे लंबे समय तक एज अ इंग्लिश मैन, मैं गवर्नर के रूप में बात नहीं कर रही, अलग अलग पोजीशन, चाहे वो सेक्रेटरी की पोजीशन हो, एनवॉय या एमिस्टर राजदूत की पोजीशन हो, या गवर्नर की पोजीशन हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन हो, कोई भी पद हो, तो सबसे लंबे समय तक एज अ इंग्लिश मैन काम करने वाले व्यक्ति थे मेटकॉफ। इन्होंने 38 सालों तक 38 ईयर्स जो है वो भारत में एज अ इंग्लिश मैन इन्होंने सर्व किया है, देश को सेवाएं दी थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब मेटकॉफ तो चले गए। मेटकॉफ के बाद ऑकलैंड जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड की कहानी हम समझते हैं। तो कभी आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितने भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा असफल या अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो आप बिल्कुल दिल खोल के लिख सकते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं 1836 से लेकर 1842 तक, और ये भारत के सबसे अनसक्सेसफुल या असफल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। इनके समय पे पहला एंग्लो अफगान वॉर लड़ा जाता है और पहला अफगान वॉर जो है, भले ही ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इंसल्ट और ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा है ब्रिटिशर्स को, वो इसी एंग्लो अफगान वॉर के बाद झेलना पड़ा है। और ये जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, जो कि इनका बहुत ही फुलिश, आप कह सकते हैं, इन्होंने बहुत ही फुलिश संधि या ट्रिटी जो है वो साइन की थी यहाँ पर। तो सबसे अनसक्सेसफुल जो टेन्योर रहा है वो लॉर्ड ऑकलैंड का रहा है। ही वॉज टर्म एज मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस बात को याद रखना है। तो आइए पूरी कहानी को हम समझते हैं कि इनके समय पे क्या हो रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट ड्यूरिंग द लॉर्ड ऑकलैंड। अब ध्यान से एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह इसको समझिए। हो ये रहा था, यहाँ अफगानिस्तान का जो रीजन है, ये आपका अफगानिस्तान है, दिख रहा है मैप में, ये अफगानिस्तान है। और यहाँ पे दुर्रानी एम्पायर को सेटअप किया गया था। दुर्रानी एम्पायर को सेटअप करना या फाउंडर जो थे वो अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर रूल किया 1823 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब लॉर्ड ऑकलैंड का समय था, उस समय दोस्त मोहम्मद खान, कौन बोला मैंने, दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान पे रूल करने का काम कर रहे थे लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ठीक है, यह है यूएसएसआर, मतलब रशिया। और रशिया की पावर लगातार बढ़ते जा रही थी, लगातार वो अपने एरिया को एक्सपांड करते जा रहा था। यूएसएसआर मतलब रशिया ने, ये जो आपको पर्पल कलर का रीजन दिख रहा है, ये पर्शिया है, पर्शिया तक पर कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो ब्रिटिशर्स को डर था कहीं पर्शिया के बाद अफगानिस्तान पे भी कब्जा जो है वो रशिया ना कर ले, और अफगानिस्तान के बाद ये भारत पर, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है वहाँ पर भी कब्जा ना कर ले रशिया। ये डर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, ये अफगानिस्तान है जहाँ पे दुर्रानी एम्पायर को सेटअप करने का काम अहमद शाह अब्दाली ने किया था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय यहाँ पर किसका रूल था, तो यहाँ पर रूल था दोस्त मोहम्मद खान का। ये यूएसएसआर का रीज़न है। यूएसएसआर अपनी एरिया को लगातार बढ़ाता जा रहा था, इसकी पावर लगातार बढ़ते जा रही थी, और इसने पर्शिया पे भी कब्जा कर लिया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी कब्जा ना कर ले रशिया, तो रशिया की पावर को रोकना ज़रूरी था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ये जो अफ़गान का रीजन है, अफ़गान की जो टेरिटरी है, इसमें एक ऐसा आमिर या एक ऐसा रूलर बनाया जाए जो कि एक पपेट हो, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पे ये काम करे।
ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी क्योंकि उसे डर था कहीं पर्शिया के बाद अफगानिस्तान पे भी कब्जा जो है वो रशिया का ना हो जाए। बात क्लियर है इतनी चीज़ें? आइए अब आगे की कहानी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रशिया और ब्रिटेन की जो वॉर है इसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ किया जाए द ग्रेट गेम का एसोसिएशन किससे है, तो द ग्रेट गेम का एसोसिएशन रशिया और ब्रिटेन से है। तो रशिया और ब्रिटेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसे ही द ग्रेट गेम के बारे नाम से जाना जाता है। और इस ग्रेट गेम में अफगानिस्तान जो है वो पिस रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ जाए, अफगानिस्तान में एक ऐसा रूलर बिठाया जाए जो कि ब्रिटिशर्स के इशारे पे काम करे। वहीं रशिया भी चाहता था कि पर्शिया के बाद अफगानिस्तान पे कब्जा उनका हो जाए क्योंकि लगातार रशिया ने कई सारी पर्शियन वॉर लड़ी हैं जिसको हम रशिया पर्शियन वॉर के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे 1922, 23, 1990 सॉरी 1722, 23, 1796, 1804, 1826, 28, ये चारों वॉर जो है वो रशिया और पर्शियन के बीच में हुई थी। और इन चारों वॉर को जीतने का काम रशिया ने किया था। मतलब रशियन अब तक बहुत पावरफुल हो चुके थे और वो अफगानिस्तान को भी कैप्चर करना चाहते थे। क्लियर इतनी चीज़ें? अब देखिए यहाँ पर इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन है या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो मैंने आपको बताया है ऑकलैंड है। तो ऑकलैंड क्या सोच रहा है कि मैं दोस्त मोहम्मद के पास जाऊं और उनके साथ एक संधि कर लूं, उनके साथ एक संधि कर लूं कि आप हमारे पक्ष में रहना, आप हमारे फेवर में रहना, रशिया की तरफ ना जाना, ठीक है ना। ये चाहता था कौन? ऑकलैंड। तो आइए अब इसने क्या किया, लॉर्ड ऑकलैंड जो कि गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, उसने अप्रोच किया दोस्त मोहम्मद को और एक संधि साइन करने का सोचा कि अफगानिस्तान जो है वो हमेशा फेवर में किसके रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहेगा। वो रशियन की तरफ नहीं जाएगा, पर्शियन की तरफ वो नहीं जाएगा, ऐसा सोचना था। तो दोस्त मोहम्मद खान ने कहा कि ठीक है, हम आपके फेवर में हैं, हम आपके हित में काम करेंगे, आप अपना एक राजदूत जो है वो हमारे एम्पायर में अपॉइंट भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर बदले में जो पेशावर का रीजन है वो हमें वापस दिलवा दो। अब ये पेशावर कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी अभी अमृतसर की संधि साइन हुई थी, तो अमृतसर की संधि में सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो सिख एम्पायर था, तो सिख एम्पायर नॉर्थ की तरफ अपने एरिया को एक्सपांड कर सकता था। तो 1834 में जो राजा रणजीत सिंह थे उन्होंने पेशावर के एरिया पे कब्जा कर लिया था। तो पेशावर जो है वो सिख एम्पायर का हिस्सा था। पहले पेशावर जो था वो अफगानीज का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब पेशावर पे 1834 में राजा रणजीत सिंह ने क्लेम कर लिया था। तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान चाहते थे, ये दोस्त मोहम्मद चाहते थे कि वो वापस से पेशावर को अपने हिस्से में बना लें। मतलब वो चाहते थे कि राजा रणजीत सिंह से वापस से पेशावर का हिस्सा छीनकर किसको दे दिया जाए? दोस्त मोहम्मद को दे दिया जाए। और उसी के ऊपर वो संधि साइन करना चाहते थे। तो समझ में आया कि लॉर्ड ऑकलैंड गए दोस्त मोहम्मद के पास कि आप हम आपसे संधि करते हैं कि आपका जो टेरिटरी है वो हमेशा फेवर में किसके रहेगी? ब्रिटिशर्स के फेवर में रहेगी, और एक ब्रिटिशर्स एनबॉय या राजदूत हम आपकी टेरिटरी में अपॉइंट करेंगे। तो दोस्त मोहम्मद तैयार हो जाते हैं, बदले में एक कंडीशन रखते हैं कि पेशावर का एरिया राजा रणजीत सिंह से लेकर आप हमें वापस लौटा दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा करना तो जो ट्रिटी हुई थी अमृतसर की उसका ब्रीच हो जाता। अब यहाँ पर जो डिलेमा में फंस गए ऑकलैंड जो थे, एक मुसीबत में फंस गए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम राजा रणजीत सिंह से पेशावर का एरिया लेकर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंग्लो सिख फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन हुई थी वो तो एनिमीज एनिमी इज फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी के आधार पे हुई थी। क्योंकि नेपोलियन का डर था, नेपोलियन कहीं भारत पे हमला ना कर दे, उसी बिहाफ पे जो है ये संधि साइन की गई थी राजा रणजीत सिंह के साथ। और इस संधि कब तक रही? जब तक राजा रणजीत सिंह की मृत्यु नहीं हो गई। मतलब 1839 तक ये ट्रिटी मतलब अमृतसर की संधि बनी रही। तो यहाँ पर जो डिलेमा की कंडीशन बन गई लॉर्ड ऑकलैंड के साथ, वो अपने एक फ्रेंड को नहीं खोना चाहते थे, राजा रणजीत सिंह को वो नहीं खोना चाहते थे दोस्त मोहम्मद के चक्कर में या अफगानिस्तान की टेरिटरी के चक्कर में। बस दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि ये जो अफगानिस्तान का प्लान है वो उसे ड्रॉप कर दे, वहीं के वहीं भूल जाए। दूसरा प्लान ये है कि राजा रणजीत सिंह के साथ ये संधि कर ले वापस से, और राजा रणजीत सिंह की आर्मी और अपनी आर्मी की मदद से अफगानिस्तान पे हमला कर ले और अफगानिस्तान की टेरिटरी को एक्वायर कर ले, और उस अफगानिस्तान की टेरिटरी में एक पपेट राजा को डिप्लॉय कर दें जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़े या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पे वो काम करे, जिससे आप रशिया और पर्शियन
की जो पावर है उसको अफगानिस्तान के एरिया में रोक सके। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दूसरा जो ऑप्शन था इसे चुना कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक पपेट राजा डिप्लॉय करते हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। उसके लिए हमें अफगानिस्तान की टेरिटरी को पहले जीतना होगा और जीतना के लिए हम राजा रणजीत सिंह की आर्मी की मदद लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वो एक संधि साइन करते हैं जिसे हम त्रिपक्षीय संधि कहते हैं, त्रिपक्षीय संधि जो कि 1838 में साइन की जाती है। और ये त्रिपक्षीय संधि जिसको हम ट्रीपार्टीज ट्रीटी कहते हैं, ये राजा रणजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में होती है। अभी शाह शुजा कौन है? तो शाह शुजा कौन है मैं आपको बताती हूँ। अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद के कब्जा करने से पहले शाह शुजा वहाँ के आमिर थे, शाह शुजा वहाँ के रूलर थे। तो शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद ने उखाड़ फेंका और खुद अफगानिस्तान के आमिर बन गए। तो शाह शुजा हेल्प मांगने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह शुजा को एज अ पेंशनर अपने पास रख लिया। तो शाह शुजा पेंशनर के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि ये व्यक्ति आज ना कल तो भाई कल हमारे काम आएगा। तो आज वो समय आ गया था। इन्होंने सोचा कि शाह शुजा को हम वापस से गद्दी पे बिठा लेंगे अफगानिस्तान की, और शाह शुजा एक पपेट की तरह हमारे लिए काम करेगा। ये हम जो पॉलिसी बनाएंगे उसी पॉलिसी पे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी के आधार पे अफगानिस्तान पे रूल करेगा। तो यहाँ पे एक त्रिपक्षीय संधि होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में, शाह शुजा के बीच में और राजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है। और ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं 1838 में कि हम अफगानिस्तान पे हमला कर देंगे, मतलब दोस्त मोहम्मद पे हमला कर देंगे। क्लियर है? इस संधि की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो संधि में कहा गया कि शाह शुजा को वापस से अफगानिस्तान के राजा बनाया जाएगा, आमिर बनाया जाएगा, गद्दी पे बिठाला जाएगा, और इसके लिए सिख आर्मी जो है वो शाह शुजा को प्रोवाइड की जाएगी अफगानिस्तान की टेरिटरी को कब्जा करने के लिए। शाह शुजा की जो सारी फॉरेन पॉलिसी होंगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडवाइस पे ही काम करेंगी। ठीक है। साथ ही साथ राजा रणजीत सिंह ने जो इंडस रिवर के आसपास का जितना भी एरिया, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर जितना भी एरिया कब्जा किया है, शाह शुजा जो है उसे सिख एम्पायर का हिस्सा मानेगा, और जो सिंध का रीजन है उसको रिक्लेम नहीं करेगा। उस पर शाह शुजा जो है वो अपना क्लेम नहीं करेगा, ये राजा रणजीत सिंह के ही हिस्से आएगी। तो इस संधि की कुछ खास बातें यहाँ पे डिसाइड की गई थी। तो सभी लोग तैयार हो गए और सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोस्त मोहम्मद पे हमला करेंगे, मतलब अफगान टेरिटरी पे हमला करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे पहली एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। ठीक है। अब अफगानिस्तान की जो कैपिटल थी यहाँ पे काबुल में जो था वो दोस्त मोहम्मद था। अब काबुल पे हमला करने के दो रास्ते थे। एक तो रास्ता था कि जो सिख एम्पायर है, सिख एम्पायर के जरिए आप यहाँ पे हमला करो तो आप आसानी से काबुल तक पहुँच सकते हो। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश की जो आर्मी, ब्रिटिशर्स आर्मी जो है वो हमारी टेरिटरी से नहीं गुजरेगी। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करें? तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि जो साउथ का रीजन है, जो अफगान टेरिटरी का साउथ का रीजन है, वहाँ से हम हमला करते हैं। और वहाँ से इन्होंने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया और आर्मी आगे बढ़ते बढ़ते काबुल तक पहुंची। ठीक है। इन्होंने, आप देखेंगे, कंधार के अलावा गजनी को और फिर काबुल को 1839 में एक्वायर कर लिया। और फाइनली दोस्त मोहम्मद को 1839 में सरेंडर करना पड़ा और अफगान टेरिटरी पे कब्जा किसका हो गया? ब्रिटिश आर्मी का कब्जा हो गया। और अफगान टेरिटरी में एज अ पपेट आमिर, पपेट राजा जो है, आपने शाह आलम को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। क्लियर है? अब रास्ते में ही जा रहे थे जब, तो मैं आपको इसके ऊपर भी कहानी बताती हूँ। देखिएगा, ये जो अफगानिस्तान का शासक था दोस्त मोहम्मद, ये लोग बहुत बड़ी आर्मी अपने पास नहीं रखते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे और ट्राइबल ग्रुप के जो चीफ हुआ करते थे उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते थे। और जब इनको आर्मी की ज़रूरत होती थी तो ये ट्राइबल ग्रुप के चीफ के साथ बात करते थे, और ट्राइबल चीफ जो है वो अपनी ट्राइबल ग्रुप्स के साथ इनकी आर्मी में जुड़कर इनको सेवाएं प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आर्मी जब यहाँ से अंदर घुसती है तो जितने भी आर्मी चीफ होती हैं उनको ब्राइव करती है, उनको खरीद लेती है। तो अब जितने भी चीफ थे ना, ट्राइबल चीफ, वो सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे, ना कि अफगान्स की तरफ। तो अफगान टेरिटरी पे कब्जा करना ब्रिटिशर्स को बड़ा आसान हो गया। दोस्त मोहम्मद खान को कैप्चर कर लिया गया और फिर कैलकाटा में इसको डाल दिया गया। तो इसको कहाँ पे छोड़ दिया गया? दोस्त मोहम्मद को कैलकाटा में भेज दिया गया। और शाह शुजा जो था, शाह आलम अगर गलती से कहीं निकल गया हो तो शाह शुजा जो था, शाह शुजा को यहाँ पर अफगान का नया आमिर बना दिया गया। लेकिन शाह शुजा जो था वो एक डिक्टेटर टाइप का आदमी था। उसने अफगानिस्तान की जनता पे अत्याचार करना शुरू कर दिए, है ना। तो
जो शाह शुजा था उसको अफगानिस्तान की जो जनता थी या जो ट्राइबल ग्रुप था वो अपना आमिर बनाने मानने से मना कर दिया, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब विद्रोह करना शुरू कर दिया, उसके बाद कई सारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको भी वहाँ पर मारना शुरू कर दिया। अफगानी जो लोग थे उन्होंने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे शाह शुजा को भी मार डाला गया अफगानीज के द्वारा। तो अब ब्रिटिशर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ब्रिटिशर्स के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बनता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वापस से एक संधि साइन करते हैं दोस्त मोहम्मद के साथ। वही अफगानिस्तान का जो अमीर था दोस्त मोहम्मद, उसके साथ संधि साइन करते हैं और दोस्त मोहम्मद को वापस से आमिर बना देते हैं। कहाँ का, अफगानिस्तान की टेरिटरी का। और बोलते हैं कि आप जो है वो कोई भी संधि या कोई भी ट्रीटी जो है वो रशियन के साथ या पर्शियन के साथ साइन नहीं करेंगे, आप जो है हमारे वफादार, हमारे फ्रेंड बनकर रहेंगे। ठीक है, ये सारी संधियां मान गए दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद को वापस से आमिर कहाँ का बना दिया गया, अफगानिस्तान का बना दिया गया। तो ये जो पहली एंग्लो अफगान वॉर हुई थी लॉर्ड ऑकलैंड के नेतृत्व में, इसमें कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश जनरल मारे गए और कई करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ। और ऊपर से संधि साइन करी, आपने दोस्त मोहम्मद को हटाया, वापस से दोस्त मोहम्मद को ही डिप्लॉय कर दिया आपने अफगानिस्तान में। तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर हुई। इसलिए सबसे अनसक्सेसफुल जो आप रूलर बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो हम ऑकलैंड को बोलते हैं। तो वहाँ पर ब्रिटेन में बैठे हुए अधिकारी कह रहे थे यार ये कैसा मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, ये ऑकलैंड तो बड़ा मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, इसको हटाओ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन से, और एलन बरो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाओ। तो लॉर्ड ऑकलैंड को हराकर, क्योंकि अफगान की जो पॉलिसी थी, अफगान के प्रति इसकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, अफगान के साथ इसकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, काफ़ी बेइज्जती ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड को हटा दिया गया और 1842 में लॉर्ड एलन बरे जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1842 में। और 1842 में जब लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं तो ये वापस से अफगान टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई कि पहला एंग्लो अफगान वॉर की कंडीशंस क्या थी, कौन सी संधि साइन हुई और क्या इसके कंक्लूजन या रिजल्ट थे। आई होप आपको ये सारा मैटर समझ में आया होगा। सो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग गूगल कीजिएगा और मुझे आंसर कीजिएगा। आप लोगों ने ईडन गार्डन ऑफ कैलकाटा के बारे में सुना होगा, जो बहुत बड़ा आपका क्रिकेट ग्राउंड है। ईडन गार्डन ऑफ कैलकाटा को 1864 में सेटअप किया गया था। ये जो नाम है ईडन बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक सिस्टर है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, उनकी बहन का नाम था ईडन, जिसके नाम पे ईडन गार्डन का नाम रखा गया। आपको बताना है ये कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सिस्टर का नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलन बरो। तो जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लॉर्ड एलन बरो और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम अपनी जो कहानी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।